बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पीपीएससी में लेक्चरर इन इंग्लिश की तैयारी के सिलसिले में तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर्स में एक तो आप अपने रिटन टेस्ट के पेपर पैटर्न को समझ चुके हैं और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कुछ टिप्स बताए थे जो पढ़ाई के दौरान आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। और उन दोनों लेक्चर्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज इस तीसरे लेक्चर में मैं आपके साथ एक प्रिपरेशन प्लान शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप सिर्फ एक माह में अपने कंप्लीट सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हैं। और इस लेक्चर के आखिर में मैं आपको कुछ रिकमेंडेड बुक्स भी बताऊंगा जो इस टेस्ट की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। और हमारे तकरीबन तमाम कैंडिडेट्स इन्हीं बुक्स की मदद से अपने रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश लिटरेचर एक समंदर की मानित है। इसको सारे को तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। और वैसे भी इंग्लिश लिटरेचर सिर्फ इंग्लैंड के रहने वालों ने या ब्रिटिश आइल्स, जिन्हें हम जज़ायर बरतानिया कहते हैं, जिनमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के इलाके भी शामिल हैं, सिर्फ इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने ही इंग्लिश लिटरेचर तख्लीक नहीं किया। इंग्लिश चूँकि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसका रीडरशिप का जो सर्कल है वो बहुत वास्ट है। इसलिए दुनिया के दीगर इलाकों में भी रहने वाले लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को मीडियम ऑफ राइटिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है, इंडिया के बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में काम किया है। इसी तरह से अफ्रीकन और रशियन राइटर्स हैं जिनके कुछ वर्क्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए भी जाते हैं। और दुनिया की दीगर ज़ुबानों के अंदर जो प्रोमिनेंट लिटरेचर है, यानी बाकी ज़ुबानों में लिखा गया जो नुमाइंदा अदब है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया है। और वो जो ट्रांसलेटेड लिटरेचर है वो भी पढ़ाया जाता है। साउथ एशियन लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर के टाइटल से एक दो कोर्सेज़ बीएस इंग्लिश के करिकुलम में हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने शामिल भी किए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा कंटेंट है कि इस सारे को कवर करना ये कम से कम हमारे लिए तो नामुमकिन है। और आप लोगों ने जिन्होंने एक महदूद वक्त में अपने रिटन टेस्ट की और फिर इंटरव्यू की भी तैयारी करना होती है, आपके लिए इन हज़ारों पोएम्स को, हज़ारों प्लेज और हज़ारों ही की तादाद में नॉवेल्स को पढ़ना ये बिल्कुल एक नामुमकिन काम है और ना ही आपसे ऐसा करने की कोई डिमांड करता है। इसलिए मैंने ये किया है कि हमारे पंजाब में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एमए इंग्लिश और बीएस इंग्लिश के कोर्सेज़ में जो कंटेंट्स पढ़ाए जाते हैं उन तमाम को कंसोलिडेट करके उनमें जो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अलहदा कर लिया है और उनको इस प्लान के अंदर शामिल कर दिया है। और आज तक जितने भी पीपीएससी के लेक्चरर इन इंग्लिश के रिटन टेस्ट हो चुके हैं वो इन्हीं कंटेंट्स में से ही बनाए गए थे, क्योंकि पेपर बनाने वाले भी इस बात को समझते हैं कि सारा लिटरेचर तो उन्होंने भी नहीं पढ़ा होता। इसलिए पेपर बनाते वक्त वो इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं कि उन्हीं टॉपिक्स और राइटर्स में से क्वेश्चंस लिए जाएं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ भी जब बीएस इंग्लिश का करिकुलम तरतीब देती हैं तो इंग्लिश लिटरेचर के जो प्रोमिनेंट राइटर्स होते हैं उनके मेजर वर्क्स को ही सिलेबस के अंदर शामिल किया जाता है। इसलिए मैंने ये जो प्लान बनाया है इसमें भी इंग्लिश लिटरेचर के तकरीबन सभी नुमाया राइटर्स जो हैं वो शामिल हैं। तो ये एक तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस है। अगर आप इस पूरे प्लान को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर भी आती हो और बेसिक जो लिंग्विस्टिक्स है वो भी आपने पढ़ी हो और थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जनरल नॉलेज और एबिलिटी भी आपके अंदर हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अपने इस रिटन टेस्ट में 90+ मार्क्स भी ले सकते हैं। ये कोई नामुमकिन काम नहीं है। तो चले अब हम शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि 30 दिनों में
आपने किस तरतीब के साथ और कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। यानी ये पूरा प्रिपरेशन प्लान डे वाइज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। प्रिपरेशन प्लान फॉर पीपीएससी एग्ज़ाम ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। ये थोड़ा लेंथी लेक्चर है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप इसको आखिर तक सुनते हैं तो इससे ना सिर्फ आपको अपने सिलेबस के बारे में पता चलेगा, बल्कि इंग्लिश लिटरेचर की जो पूरी तारीख है शुरू से लेकर आखिर तक उसका एक मुकम्मल सर्वे भी आपके सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इन तमाम टॉपिक्स को मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है, जिसकी वजह से ये वीडियो तो काफ़ी लेंथी हो गई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको शुरू से आखिर तक थोड़ा वक्त निकाल के देख लें तो इसमें आपके बहुत सारे MCQs भी तैयार हो जाएंगे और काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपके रिटन टेस्ट में आपके बहुत काम आएगी। तो देखिए, 30 डेज़ प्रिपरेशन प्लान फॉर PPSC एग्ज़ाम्स ऑफ इंग्लिश लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो कॉमर्स कॉलेजेस के अंदर इंस्ट्रक्टर्स रिक्रूट किए जाते हैं वो भी एक तरह से लेक्चरर्स ही होते हैं। उनका जो रिटन टेस्ट होता है वो भी यही वाला होता है, और जो इंग्लिश के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनका PPSC में जो रिटन टेस्ट होता है वो भी कमोबेश इसी तरह का होता है। तो इस प्लान से वो भी मदद ले सकते हैं। तो इस प्लान के अंदर मैंने आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको 30 डेज़ में डिवाइड कर दिया है, और इसमें आपको समझ आएगी कि आपने क्या पढ़ना है और किस तरतीब के साथ पढ़ना है। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके माइंड में एक क्लैरिटी आएगी और आपके सामने एक वाज़े रोड मैप होगा। ये एक बड़ा टारगेट है जो हमने अपने सामने सेट कर लिया है, और इस बड़े टारगेट को 30 छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इनको आप एक एक करके अचीव करते जाएंगे और 30 डेज़ में आपका ये बड़ा टारगेट मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए डे 1, जब आपने अपनी पढ़ाई का आगाज़ करना है तो सबसे पहले दिन आपने क्या करना है, ये देखिए टॉपिक्स फॉर रीडिंग। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्टिव पोइट्री, लिरिक, एलेजी, ओड, सोनेट। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पोइट्री, बैलेड, एपिक, मॉक एपिक, इडिल, ड्रामेटिक, मोनोलॉग। अब पहले दिन आपने ये पोइट्री की जो डिफरेंट काइंड्स होती हैं इनके बारे में पढ़ना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यानी पहला दिन हम पोइट्री के लिए रख रहे हैं, और ये सारा कुछ आपने पढ़ना कहाँ से है। आखिर में मैं आपको जो रिकमेंडेड बुक्स बताऊंगा उनके अंदर ये वाले तमाम टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। उन बुक्स में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तकरीबन सभी बुक्स में ये वाले टॉपिक्स हैं। तो जो भी आपके पास होगी उस बुक में से आपने इन टॉपिक्स को रीड करना है, और सिर्फ रीड करना है, यानी इनको रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारने की, क्रैमिंग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने कौन सा पेपर में जाके कुछ लिखना है अपनी तरफ से। ऑब्जेक्टिव पेपर है सारा, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसका सर्कल आपने फिल करना है। तो इस काम को करने के लिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता बाज़ुकात ये है कि जिन लोगों को रट्टा मारने की आदत हो उनकी सिर्फ रीडिंग करके तसल्ली नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो अपना बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी खाम में ऐसे गैर ज़रूरी तौर पर रट्टा मारने में सर्व कर देते। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इनको रीड करें, इनको पढ़ें, और इनमें अगर कोई टेक्निकल सी बात है उसको 2-3 दफ़ा से पढ़ के समझ लें, और आप यकीन करें जो कुछ भी आप पढ़ते जा रहे हैं ये आपके माइंड के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, कहीं ना कहीं पे वो डाटा क्यूमुलेट होता जा रहा है। पढ़ाई के दौरान कभी कभी हो सकता है कि आपको लगे कि जैसे इतना कुछ पढ़ लेने के बाद भी दिमाग बिल्कुल खाली है, आंखों के सामने अंधेरा है, जैसे किसी बात का नहीं आपको पता, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। बाज़ुकात ऐसा फील होता है, दैट इज़ समथिंग नेचुरल, ये सबके साथ ही होता है। और इसकी वजह ये होती है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर सैकड़ों बल्कि हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं और उनके हज़ारों आंसर्स होते हैं। यानी हमारा जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा डेटा जो है उसको प्रोसेस कर रहा होता है,
और वो जो हज़ारों क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शफल हो रहे होते हैं, ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। तो माइंड जो है जब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस और आंसर्स को प्रोसेस कर रहा होता है तो इस दौरान बाज़-औक़ात वो इतना ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है कि हम कन्फ्यूजन्स का शिकार हो जाते हैं। हमें बिल्कुल ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि जैसे दिमाग बिल्कुल खाली है। ये सबके साथ होता है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, ये बड़ी अहम बात है, आप इसको अच्छी तरह से पहले समझ लें कि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो आपके ब्रेन का सारा फोकस वो जो 100 MCQs आपके सामने पड़े होते हैं उन पर हो जाता है। यानी अब आपके ब्रेन को सिर्फ उस डेटा को प्रोसेस करना पड़ रहा होता है जो उन 100 क्वेश्चंस के आंसर्स से रिलेटेड होता है। यानी एकदम पेपर सामने आने की देर है, एकदम आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर से इतना सारा जो बर्डन है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सामने पड़े होते हैं, फिर आपने सारा फोकस, सारी एनर्जी माइंड की जो है उन्हीं के ऊपर सर्व करना होती है। तो इसलिए आप यकीन करें, जो भी आपने पढ़ा होगा वो जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा ना, उसमें जब उस पढ़े हुए से रिलेटेड क्वेश्चन भी मौजूद होगा तो वो फ़ौरन आपको उसका आंसर याद आ जाएगा। चाहे वो आपने 6 महीने पहले पढ़ा हो, चाहे आपने साल पहले पढ़ा हो, या जब आपने MA किया था या BS जब आप कर रहे थे जिन सालों में, उन सालों में भी आपने अगर कहीं ना कहीं पे वो बात पढ़ी थी या किसी लेक्चर में सुनी थी, आप यकीन करें जब क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन सामने आता है तो वो फ़ौरन याद आ जाती है। तो इसलिए आप बस पढ़ते जाएं, रीडिंग करते जाएं, रट्टा मारने की, कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये खाम अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने पहले दिन रीड करने हैं, इनको सिर्फ पढ़ना है, इनको समझना है। थोड़े से इसमें टेक्निकल से पॉइंट्स हैं, उनको ख़ास तौर पे 2-2 3-3 मरतबा पढ़ के समझ लें, अच्छी तरह से क्लियर कर लें। और उसके बाद मैंने पहले दिन के कुछ टॉपिक्स डिस्कशन और एनालिसिस के लिए भी रखे हैं। यानी जो टेक्स्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कशन में लेके आएंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उनकी समरीज वगैरह को पढ़ के जब आप ग्रुप स्टडी करेंगे तो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अब देखिए, डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट एंड समरीज। अब इसमें ये 3 टॉपिक्स हैं। अब फ़र्ज़ करें, मैं तो वैसे आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक ग्रुप बना के स्टडी करें। चले सारी स्टडी ग्रुप की शक्ल में ना सही, फ़र्ज़ करें आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे आप अपनी सेल्फ स्टडी कर लें और बाकी जो 4 घंटे हैं या 3 घंटे वो आप ग्रुप डिस्कशन के लिए रखें। अपना एक 3-4 लोगों का ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में ये फ़ायदा होगा कि अभी जो 3 टॉपिक्स हैं, फ़र्ज़ करें इन 3 टॉपिक्स को अगर आप में से हर कैंडिडेट खुद पढ़ता है तो हो सकता है कि वो इन 3 टॉपिक्स को 3 घंटों में पढ़े। लेकिन अगर आप ये 3 टॉपिक्स डिवाइड कर लें, तीनों कैंडिडेट्स आपस में एक ले लें, यानी एक जो एडोनाइस है, PB शैली की एक बड़ी फेमस एलेजी है, इसको तैयार करें। दूसरा जो है वो ओड टू ऑटम, ओड ऑन मेलंकोली, ओड ऑन ग्रीशन अन, ओड टू अ नाइटिंगेल, ये जॉन कीट्स के बड़े फेमस ओड्स हैं, ये तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, इनको तैयार कर ले। और जो तीसरा कैंडिडेट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द प्रेल्यूड को पढ़ ले, ये भी इनकी बड़ी फेमस पोएम है और ये भी मेरे ख्याल में तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। तो इस तरह करके जब आप 3 कैंडिडेट्स इन 3 टॉपिक्स को डिवाइड करके एक करके पढ़ेंगे तो आप एक घंटे में पढ़ लेंगे और उसके बाद जो आपने उस 1 घंटे में पढ़ा होगा उसको दूसरों के साथ शेयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। यानी जो आपने पढ़ा होता है 1 घंटे में, फ़र्ज़ करें अब उस 1 घंटे में जो पढ़ा है उसमें से ज़्यादा को 5-10 मैक्सिमम 15 MCQs बनते होंगे, तो वो जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है। यानी वो 1 घंटे में पढ़ा हुआ नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करें तो वो 15-20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में उसके ऊपर सारी बात मुकम्मल हो जाती है। तो इस तरह अकेले में जब आप पढ़ेंगे तो जो काम आपने 3 घंटों में करना है वो एक दूसरे से शेयरिंग करके जब आप पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, तो वो 1.5 घंटे में या 2 घंटों में हो जाता है। इस तरह आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। तो पहले दिन आप इन टॉपिक्स को लेके
आप में से हर कैंडिडेट इनमें से एक टॉपिक तैयार कर ले और उसके बाद दूसरों के साथ वो शेयर करे जो भी उसने पढ़ा है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वो अलहदा से अगर लिख ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो वो फिर दूसरों के साथ उसको एक्सचेंज करे, उसको शेयर करे। तो इस तरह करके आप थोड़े वक्त में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं अगर आप एक ग्रुप की शक्ल में पढ़ते हैं। वैसे भी जो ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार करने के लिए बेहतरीन मेथड होता ही ग्रुप स्टडी है। यानी अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर हो, आपने अपनी तरफ से लिखना बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आप चले कोई रट्टा मारने वाली को बात समझ आती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में तो पढ़ना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को अक्यूमुलेट करना है, अपने माइंड में इकट्ठा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, समझनी है, उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है और वो एक दूसरे के साथ शेयर करके वो मालूमात एक तरह से मल्टीप्लाई होती जाती है वो इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह करके आपकी बड़ी बेहतरीन तैयारी हो जाती है। तो ग्रुप डिस्कशन बहरहाल ऑब्जेक्टिव पेपर को तैयार करने के लिए एक बेहतरीन मेथड होता है। तो पहले दिन आप इन टॉपिक्स के ऊपर ग्रुप डिस्कशन करें, इनका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पढ़ें, इनकी समरीज को पढ़ें। पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको पोएट्री पढ़ने का तरीका बताया था, 4 चीज़ें BITT, यानी बी से मुराद जो भी पोइम आप पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लें, आई से मुराद है उसका इम्पोर्टेंट टेक्स्ट पढ़ लें। टेक्स्ट कोई बहुत ज़्यादा अहमियत देने की फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इन सारी बुक्स का टेक्स्ट पढ़ने बैठ गए तो फिर तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, ये तो कई महीनों में भी आप मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। तो आप सिर्फ ये करें कि इम्पोर्टेंट टेक्स्ट अगर पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ लें, अगर वो भी ना पढ़े तो उसके बगैर भी गुजारा बाजुकात हो ही जाता है। तो उसके बाद टी से मुराद है थीम्स, यानी जो भी पोएम पढ़े उसके थीम्स के बारे में पढ़ें कि इसमें पोएट ने किन चीज़ों को टच किया है। और उसके बाद चौथे नंबर पे उसकी जो टेक्निकल डिवाइसेस हैं, उस पोएम का जॉनरा कौन सा है, उसके अंदर दीगर जो टेक्निकल चीज़ें पोएट ने इस्तेमाल की हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लें। तो ये आपका पहले दिन का ये वाला कोर्स है, यानी पहले दिन आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है, इनके ऊपर बात कर लेनी है। तो ये आपका एक टारगेट, यानी वो जो बड़े टारगेट के हमने 30 हिस्से किए हुए हैं उसका एक हिस्सा आप पहले दिन अचीव कर लेंगे। दूसरे दिन फिर आपने ये करना है कि कॉमनली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच इन पोएट्री विद एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंट स्टेंजा फॉर्म्स, यानी पोएट्री के अंदर जो आम इस्तेमाल होने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, यानी सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, अलूजन है, मेटोनमी है, ये सारे आप जितनी भी पोएट्री पढ़ चुके हैं आज तक उसमें आपने इन चीज़ों को बार बार देखा होगा। तो इनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लें, इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपके जहन में होनी चाहिए। और पोएट्री में जो स्टेंजास होते हैं उनमें लाइंस की तादाद के लिहाज से उनके नाम रखे हुए हैं, यानी 2 लाइंस का जो एक स्टैंजा होता है उसको कपलेट कहते हैं, 3 लाइंस वाले को टर्सेट कहते हैं, 4 लाइंस वाले को क्वाट्रेन, फिर उसके बाद 8 लाइंस वाले को ऑक्टेव कह देते हैं, 14 जिसकी लाइंस होती हैं उसको सोनेट कहते हैं। इस तरह करके ये जो स्टैंजास की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जो इसकी टाइप्स होती हैं, इनके बारे में पढ़ लें। और इसी तरह से दूसरा टॉपिक है कि मीटर एंड रिदम, इसके बारे में भी पढ़ें। जिस तरह से स्टेंजास में लाइंस की तादाद के हिसाब से उनके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो पोएट्री की एक लाइन होती है उस लाइन का जो साइज़ होता है, यानी उसके अंदर कितने फीट हैं, कितने सिलेबल्स हैं, उन सिलेबल्स में से कौन सा स्ट्रेस्ड है, कौन सा अनस्ट्रेस्ड है, उसका पैटर्न क्या है, यानी अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स की तरतीब क्या है, इसके लिहाज से वो जो लाइंस होती हैं उनके भी नाम रखे गए हैं। यानी उन लाइंस में ये जो पैटर्न होता है सिलेबल्स का, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का, इसको मीटर और रिदम कहते हैं। तो उसके हिसाब से एक आयम्बिक लाइन होती है या आयम्बिक मीटर होता है, यानी ये 5 इसमें फीट होते हैं, 1 फीट के अंदर 2 सिलेबल्स होते हैं, कुल मिला के ये 10 सिलेबल्स की ये लाइन होती है। इसमें एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, एक अनस्ट्रेस्ड होता है, फिर स्ट्रेस्ड होता है, फिर अनस्ट्रेस्ड होता है। तो इस तरह करके जब आप पढ़ेंगे इस बारे में मुश्किल नहीं है, थोड़ी टेक्निकल सी ये इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपके पास होनी चाहिए। तो आयम्बिक लाइन कौन सी होती है, ट्रोकेइक, एनापेस्टिक, डेक्टिलिक और एम्फीब्रेकिक, ये सारे मीटर्स हैं। और भी कई होते हैं, तो आप इनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें। इनमें सिलेबल्स के ऊपर स्ट्रेस का क्या पैटर्न होता है, ये सारा आप समझ के इनके नाम वगैरह याद रखें। ये आपने दूसरे दिन एक काम ये करना है। और राइम्ड वर्स और ब्लैंक वर्स के बारे में भी पढ़ना है कि इनमें क्या फ़र्क है। तो ये आपके दूसरे दिन के रीडिंग के लिए ये वाले टॉपिक्स मैंने रखे हैं।
अच्छा, इस दिन आपने डिस्कशन के लिए एक तो फेरी क्वीन, ये एडमंड स्पेंसर का एक बड़ा फेमस एपिक है, इसको आप ले लें। उसके बाद सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस बाय विलियम ब्लेक, ये इनकी एक कलेक्शन है। तो इसमें से कुछ पोएम्स, सारी ना सही, चंद पोएम्स लेके उनको पढ़ लें, उनका इम्पोर्टेंट टेक्स्ट पढ़ें, उनकी समरीज़ को पढ़ें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। और एंड्रिया डेल सार्टो एंड फ्रा लिपोलिपि, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के बड़े फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। यानी वो जो पहले दिन आपने पोइट्री की टाइप्स पढ़ी होंगी, ये उनमें से, यानी आप एक एलिजी भी पढ़ चुके हैं, ओड पढ़ चुके हैं, और आज आपने दूसरे दिन एपिक पढ़ा है और विलियम ब्लेक के लिरिक्स पढ़े हैं और रॉबर्ट ब्राउनिंग के ये 2 ड्रामेटिक मोनोलॉग्स आप दूसरे दिन इनको लेके इनके ऊपर बातचीत करें। तो ये जो पहले 2 दिन हैं ये मैंने रखे हैं पोइट्री के लिए, यानी इनमें आप पोइट्री की डिफरेंट टाइप्स पढ़ रही हैं, पोइट्री में इस्तेमाल होने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ रही हैं, उसकी टेक्निकल डिवाइसेस को पढ़ रही हैं और उनसे रिलेटेड कुछ वर्क्स जो आपने डिस्कशन और एनालिसिस के लिए रखे हैं वो आपने इन 2 दिनों में जब आप एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे तो पोइट्री के बारे में आपके माइंड में एक बड़ा ज़बरदस्त एक ओवरव्यू आ जाएगा कि इंग्लिश पोइट्री किस किस्म की होती है। और इसको पढ़ते हुए अभी और भी काफ़ी सारी पोइट्री हमने पढ़नी है, वो आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो पहले 2 दिन है आपने इस तरह करके इन चीज़ों को ही टच करना है। और तीसरे दिन आपने ड्रामा के बारे में पढ़ना है। ये जो प्लेस होते हैं इनकी फिर आगे 2 मेजर कैटेगरीज बना दी जाती हैं, एक को कॉमेडी कहते हैं, एक को ट्रेजेडी कहते हैं, लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी सारी इकसाम होती हैं ड्रामास की। तो तीसरे दिन आप ज़्यादा फोकस करेंगे ट्रेजेडी के ऊपर। देखिए, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रामा, मिरेकल एंड मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, हिस्टोरिकल प्ले, रिवेंज ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, मेलोड्रामा, मोनोड्रामा और अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। यानी ये चीज़ें आपने तीसरे दिन इनके बारे में पढ़ना है, रीडिंग करनी है। ये ड्रामा की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इन टाइप्स में कुछ प्लेस आपके सामने नाम आएंगे कि ये फ़लाँ जो था ये बड़ी फेमस एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी थी, ये जो फ़लाँ था ये एक रिवेंज ट्रेजेडी थी, और फ़लाँ जो प्ले था वो मोरालिटी प्लेस में सबसे पहला मोरालिटी प्ले था या सबसे पहला मिरेकल प्ले था। तो इस तरह करके जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी, तो उसको बस अपने जहन में इकट्ठा करते जाएं। और अरिस्टोटल ने, ये एक आपको पता है यूनानी एक फ़िलासफ़र गुजरे हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी पोएटिक्स, उसके अंदर इन्होंने अपना प्लेस के बारे में, ड्रामा के बारे में, ट्रेजेडी कॉमेडी के बारे में इन्होंने बात की थी। तो वो आगे चल के भी आप उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप तीसरा जो दिन है आपका, इस दिन आप सिर्फ अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इसको रीड करें, इसको समझें कि इसने ट्रेजेडी के बारे में कौन सा एक स्टैंडर्ड या एक मयार मुकर्रर किया था। तो इस दिन आप डिस्कशन करने के लिए, आप साथ में जिस तरह के टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे उन्हीं से रिलेटेड जो वर्क्स हैं उनके ऊपर आप डिस्कशन करेंगे। तो इसमें एडिपस रेक्स, ये सोफोक्लिस की एक बड़ी फेमस ट्रेजेडी है, ये भी मेरे ख्याल में सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, इसको आप पढ़ें। अब ये जो जैसे पोइट्री के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसी तरह से जो प्लेस और नॉवेल्स वगैरह जब आप पढ़ेंगे उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 5 चीज़ों को आपने टारगेट करना है। यानी STICT ये वर्ड आपको अगर याद हो, यानी S से मुराद है कि आप उसकी स्टोरी को पढ़ें या समरी को पढ़ें, और T से मुराद है कि उसका थीम पढ़ें, यानी उसमें पोएट ने किस मौजू को लेकर उसके ऊपर उसने उस कहानी को बेस किया है, ये पढ़ लें। I से मुराद इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, यानी पूरा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पैसेजेस होते हैं, और इम्पोर्टेंट वो होते हैं यानी कहानी में, किसी भी प्ले में जहाँ पर कहानी में को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे जो टेक्स्ट होता है वो उसका इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है, बस वहाँ से पढ़ लें। और उसके बाद C से मुराद उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ें, जितने भी कैरेक्टर्स हैं किसी भी स्टोरी के अंदर उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ लें, किस कैरेक्टर ने कौन सा रोल प्ले किया है वो पढ़ लें। और उसके बाद आखिरी T से मुराद है टेक्निकल डिवाइसेस, यानी इसका जॉनरा कौन सा है, या इसमें ड्रामाटिस्ट ने कहानी को आगे चलाने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, कौन सी टेक्निकल डिवाइसेस को उसने एम्प्लॉय किया है, ये सारा कुछ आप उसके बारे में पढ़ लें तो ये काफ़ी होता है। ये 5 आप चीज़ें जहन में रखना, किसी भी प्ले को पढ़ते हुए आपने इनको फोकस करना होता है। और इसके बाद आप इस दिन शेक्सपियर की कुछ ट्रेजेडीज लेकर उनको भी पढ़ें, जैसे कि हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ,
एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर, ये शेक्सपियर के बड़े मशहूर ज़माना ये प्लेज़ हैं। तो तीसरे दिन आप इनको लेकर इनके ऊपर डिस्कशन करें, इनका इम्पोर्टेंट टेक्स्ट पढ़ें और इनकी समरीज़ को लेकर एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो ये थर्ड डे का आपका ये वाला काम है। अच्छा, जिस तरह तीसरे दिन में हमने ट्रेजेडी को कवर किया है, अब चौथे दिन हम कॉमेडी के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंट्रोडक्शन टू कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फार्स, मास्क, ट्रेजी कॉमेडी और कॉमेडिया डेल आर्ट, यानी ये कॉमेडी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इनके बारे में आप चौथा दिन रख लें, इस दिन पढ़ें और इस दिन आप डिस्कशन करने के लिए अब कुछ कॉमेडीज़, चूँकि हमने इसके बारे में ही पढ़ा होगा, तो शेक्सपियर की ही कुछ मशहूर कॉमेडीज़ ले लें, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट और एज यू लाइक इट। इनको लेके इनकी समरीज़, इनका इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, इनकी कहानी पढ़ के एक दूसरे के साथ शेयर करें। और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और द एल्केमिस्ट, ये बेन जॉनसन, ये एक बड़े फेमस कॉमेडी राइटर गुजरे हैं, तो इनकी ये दो कॉमेडीज़ हैं, ये भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। तो इनको लेकर इनकी स्टोरी को पढ़ें, इनका इम्पोर्टेंट टेक्स्ट पढ़ें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। ये आपका चौथे दिन का काम है। तो जिस तरह आपने पहले 2 दिन पोइट्री के बारे में पढ़ा, अगले 2 दिन आपने ड्रामा या प्लेस के बारे में पढ़ा, अब 5वां दिन जो है वो आप रखेंगे नॉवल के लिए। इसमें देखें टॉपिक्स फॉर रीडिंग हैं, इंट्रोडक्शन टू नॉवल, पिकरेस्क नॉवल, पैनोरेमिक नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, रीजनल नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवल और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। ये नॉवल की आगे फिर कई सारी टाइप्स हैं, तो इनके बारे में आप 5वें दिन पढ़ेंगे। और इस दिन आप डिस्कशन करने के लिए रख लें पैमिला, ये रिचर्डसन का एक बड़ा फेमस नॉवल है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है, तो इसको आप ले लें। इसको भी पढ़ने के लिए वही वाला तरीका, यानी STICT, इसकी समरी को पढ़ें, इसके थीम्स को पढ़ें, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को पढ़ें, इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ें और आखिरी नंबर पे इसकी टेक्निकल जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में भी कुछ जान लें। और दूसरे नंबर पे आप रखें टॉम जोन्स, जोसेफ एंड्रयूज़, ये हेनरी फील्डिंग, ये इंग्लिश के एक बड़े 18th सेंचुरी में नामवर एक नॉवल निगार गुजरे हैं। तो इनके ये 2 वर्क्स लेकर ये कुल 3 हो जाएंगे। इनको लेके आप इनके बारे में डिस्कशन करें और इनका एनालिसिस करें। ये आपका डे 5 का काम हो गया। तो पहले 5 दिनों में आपने एक तरह से पोएट्री, ड्रामा और नॉवल, ये जो लिटरेचर के तीनों मेजर जॉनराज होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया है, यानी आपने इनकी डिफरेंट टाइप्स को भी पढ़ लिया है और उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं उनके बारे में भी आपने डिस्कशन की है, उनकी समरीज़ को पढ़ा है, उनका एनालिसिस किया है। तो पहले 5 दिनों के बाद आपके माइंड में एक ओवरव्यू आ जाएगा कि नॉवल किस तरह का है जो इंग्लिश लिटरेचर में हमने पढ़ना है, ड्रामा किस तरह का है और उसके बाद इसमें पोइट्री किस तरह की होती है। तो ये ओवरव्यू लेने के बाद अब हम ये करेंगे कि डे 6 से आगे हम इंग्लिश लिटरेचर को हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू करेंगे। यानी इंग्लिश लिटरेचर की एक पूरी टाइम लाइन है, उसमें मुख्तलिफ दौर आते हैं, मुख्तलिफ एजेस आती हैं और हर एज की कुछ नुमायाँ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका अपना लिटरेचर होता है, उसके अपने ट्रेंड्स होते हैं, उसके अपने पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके हम ये जो मॉडर्न एज है यहाँ तक पहुँचेंगे। यानी जो इंग्लिश लिटरेचर की को 1500 सालों की हिस्ट्री है, यानी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, या आप कह लें कि 5वीं सदी से हम इसका आगाज़ करते हैं, जिसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है, जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। यानी उस दौर से लेकर ये जो 21st सेंचुरी तक हम तमाम अदवार को कवर करेंगे। डे 6 से आगे हमारा पढ़ने का जो तरीकाकार होगा वो यही वाला होगा, हम एज वाइज पढ़ेंगे और इन अदवार के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनके जो प्रोमिनेंट वर्क्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो इस तरह करके ये पूरी इंग्लिश लिटरेचर की एक तरह से जो स्टोरी है वो आपकी आंखों के सामने चलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले डे 6 जब आएगा तो हम पढ़ेंगे एंग्लो सैक्सन, जिसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। ये 410 से लेकर 1066 तक, यानी ये वाला जो पीरियड है इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड कह देते हैं। यानी ये वही दौर है जिसमें ये जो जर्मैनिक
ट्राइब्स थे ये उधर से हिजरत करके इंग्लैंड में आके आबाद हुए थे, तो इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। इस दौर के बारे में आप पढ़ें, इस दौर के मेजर राइटर्स और ब्रीफ सर्वे ऑफ देयर वर्क्स। वैसे इस दौर के कोई ज़्यादा राइटर्स है नहीं, ऐसे एक दो ही हैं, बस उनके बारे में पढ़ लें। इस दौर का थोड़ा जो पॉलिटिकल जो इसका बैकग्राउंड है वो पढ़ लें। और एंग्लो नॉर्मन पीरियड जिसको मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है, इस दौर में आपको थोड़े ज़्यादा लोग मिलेंगे, उनके बारे में पढ़ लें। और ये पीरियड 1066 से लेकर 1300 तक चलता है। इस दौर के मेजर राइटर्स, ब्रीफ सर्वे ऑफ देयर वर्क्स, ये आप पढ़ लें। वो जो आपके पास रिकमेंडेड बुक्स होंगी उनमें इनके बारे में बड़े बेहतरीन चैप्टर्स बने हुए हैं, वहाँ से पढ़ लें। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी इन एजेस के बारे में बड़े बेहतरीन लोगों ने वीडियोस बना के, लेक्चर्स बना के लगाए हुए हैं, आप वहाँ से सुन लें। और एज ऑफ चौसर, अब ये आप कह लें कि 1340 से लेकर 1400 तक का जो पीरियड है इसको एज ऑफ चौसर कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ें। इस दौर में जो प्रोमिनेंट राइटर था वो तो एक ही था, जेफरी चौसर। उनका द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स ये आप रख लें डिस्कशन और एनालिसिस के लिए। ये इस दिन सिर्फ एक ही काफ़ी है क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। इसमें 29 जो कैरेक्टर्स हैं इस प्रोलॉग के अंदर शामिल, उनका बैकग्राउंड पढ़ें। और ये जो कैंटरबरी टेल्स जेफरी चौसर ने लिखी थी उनमें से भी अगर कोई 2-4 टेल्स आपको मिल जाएँ तो आप उनको भी पढ़ लें और इनके ऊपर बात करें। इनका जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है उसको डिस्कस करें, उसका एनालिसिस करें। तो ये वाला काम आपका डे 6 का होगा। यानी इस दिन आपने इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना शुरू कर दिया है। और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप एक एक एज करके आगे चलते जाएंगे। तो डे 6 में आपने एंग्लो सैक्सन एज, एंग्लो नॉर्मन एज और एज ऑफ चौसर इनको कवर कर लिया है। तो इसके बाद डे 7 पर आ जाएं। इस दिन आपके टॉपिक्स फॉर रीडिंग हैं यूनिवर्सिटी विट्स। ये ड्रामेटिस्ट का एक ग्रुप है जिसको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों इनको ऐसा कहा जाता है। तो इनमें क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉच और जॉर्ज पील, ये एक पूरा ग्रुप है। इसके बारे में पढ़ें। और इसके बाद रिनाइसेंस मूवमेंट, ये 16th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर एक तहरीक चली थी जिसको निशाते सानिया की तहरीक कहते हैं। आपने इसके बारे में बहुत पहले भी पढ़ा होगा। तो ये वैसे कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि ये फ़लाँ साल में शुरू हुई थी और फ़लाँ साल में जाकर ख़त्म हो गई। ये असल में 2-250 सालों पर मुहित ये एक पूरी तहरीक है जो सिर्फ इंग्लैंड के अंदर ही नहीं पूरे यूरोप के अंदर बरपा थी। तो इस तहरीक का जो उरूज था इंग्लैंड में, जो आप कह लें जो इसकी पीक थी, वो 16th सेंचुरी उसको कहा जाता है। और इस सेंचुरी का एक हिस्सा 1558 से लेकर 1603 तक का जो पीरियड है, इस दौरान क्वीन एलिजाबेथ I ये चूँकि इंग्लैंड के तख्त पर विराजमान थी तो इसलिए इस दौर को उनके नाम से मंसूब किया जाता है, यानी एलिजाबेथन एज कहा जाता है। और ये जो दौर है ये इंग्लिश लिटरेचर का एक गोल्डन पीरियड आप इसको कह सकते हैं, बड़ा शानदार पीरियड था। और इस दौर में बहुत ही ज़्यादा आपको नुमायाँ इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश लिटरेचर के कुछ मास्टर्स देखने को मिलेंगे। तो इस दौर के बारे में आप पढ़ें। इससे पहले जो 15th सेंचुरी का दौर है, यानी उधर हमने छठे दिन जो चौसर के बारे में पढ़ा था, वो एज ऑफ चौसर ख़त्म हो गई 1400 में। उसके बाद 1401 से लेकर 1500 तक ये जो 15th सेंचुरी है इसको इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक पीरियड कहा जाता है। यानी इस दौर में कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा राइटर या लिटरेचर के अंदर आपको कोई नुमायाँ काम होता हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको ब्लैंक पीरियड कहा जाता है। लेकिन जब 16th सेंचुरी का आगाज़ होता है तो वो जो रिनाइसेंस मूवमेंट पूरे यूरोप के अंदर जो फैली हुई थी, उस मूवमेंट का असर इंग्लैंड के अंदर भी पहुंचना शुरू होता है। तो 16th सेंचुरी में फिर एक दफ़ा दोबारा से इंग्लैंड जो है उसमें बड़े बड़े राइटर्स जो हैं वो पैदा होना शुरू होते हैं और उन्होंने बड़ा शानदार इस दौर में लिटरेचर तख्लीक किया। तो ये बड़ा एक आप कह लें कि इंग्लिश हिस्ट्री का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पीरियड था ये वाला, इसको पढ़ें। और इस दिन के लिए आप इसी दौर के कुछ वर्क्स लेकर उनकी समरीज़ को, उनके इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को डिस्कस करें, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस
और द जीव ऑफ माल्टा, ये क्रिस्टोफर मार्लो की दो ट्रेजेडीज़ हैं, इनके बारे में पढ़े। ये क्रिस्टोफर मार्लो उधर आपने यूनिवर्सिटी विट्स में देखा है। ये बड़ा एक इंग्लिश आप कह लें कि शेक्सपियर के लेवल का जो राइटर है वो भी क्रिस्टोफर मार्लो से बड़ा मुतासर हुआ था, बड़ी इंस्पिरेशन इससे उसने ली थी। तो ये एक बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर का, इनके बारे में पढ़े और इनके ये वर्क्स तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद ये विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेस, ट्वेल्फ्थ नाइट, मच एडू अबाउट नथिंग, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, इसके बारे में डिस्कशन कर लें। और ब्रीफ सर्वे ऑफ द पोएट्री ऑफ सर थॉमस वाइट एंड हेनरी हॉवर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सुरे भी कहा जाता था, ये भी 16th सेंचुरी के कुछ पोइट्स हैं। इनकी वैसे ये ज़्यादा हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इनके वर्क्स शामिल नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इनका इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ लें और इनकी जो ज़्यादा फेमस पोएम्स हैं उनके नाम वगैरह याद रखें, उनकी पब्लिकेशन कब हुई ये याद रखें, उनके थोड़ा सा थीम्स के बारे में पढ़ लें, तो ये काफ़ी होता है इतना। और इसके बाद एडमंड स्पेंसर का एक वर्क है शेफर्ड्स कैलेंडर, वो भी इसी दौर का है, तो इसको भी लेकर आप इसकी समरी को पढ़ें, इसके कैरेक्टर्स को पढ़ें और इसका इम्पोर्टेंट टेक्स्ट पढ़ें और उसके ऊपर डिस्कशन करें, एनालिसिस करें। तो ये आपका डे 7 का काम है। इसके बाद डे 8 प्यूरिटन एज। अब ये आपने 16th सेंचुरी 7वें दिन पढ़ ली, अब 8वें दिन आप आ गए हैं 17th सेंचुरी में, यानी 17th सेंचुरी के पहले जो 60 साल हैं इनको प्यूरिटन एज कहा जाता है। अब प्यूरिटन एज क्यों कहते हैं ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि इससे फिर लेक्चर हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप प्यूरिटन एज के बारे में पढ़ें, इसके ट्रेंड्स को देखें, मेजर राइटर्स को देखें और उनका जो वर्क है उसका एक ब्रीफ सा सर्वे कर लें, उनके नाम वगैरह याद रखें, एजेस उनकी याद रखें और उनके जो मेजर वर्क्स के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनको याद रखें। और ये प्यूरिटन एज में वैसे ज़्यादातर थी भी पोइट्री ही, तो पोइट्री के अंदर उस दौर में जो बड़े नाम हैं उनको देख लें। और कैवेलियर पोइट्स, यानी ये कुछ पोइट्स ऐसे थे जो किंग चार्ल्स I थे उनके एक तरह से खुशामदी शायर आप इनको कह लें, यानी इनकी तमाम तर शायरी का मकसद ये था कि बादशाह चार्ल्स I जो है उसकी सपोर्ट करनी है और जो पार्लियामेंट थी उस वक्त की इंग्लैंड की उसके ख़िलाफ़ लिखना है। यानी ये इस तरह के पोइट्स थे। थॉमस कैरियो, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिक एंड जॉन सकलिंग, ये 4 लोग हैं। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। उस दौर की पॉलिटिक्स के बारे में भी जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको इनकी पोइट्री को समझना आसान हो जाएगा। और इसके बाद ब्रीफ सर्वे ऑफ जैकोबियन एंड कैरोलिन एज। अब ये जो 60 साल का अरसा ऊपर मैंने आपको बताया है ना प्यूरिटन एज, इस 60 साल के अंदर फिर 2 एजेस और भी हैं। यानी ये देखिए जैकोबियन एज जो है ये 1603 से लेकर 1625 तक का जो पीरियड है इसको जैकोबियन इरा भी कहते हैं। यानी ये वो पीरियड है जब जेम्स I इंग्लैंड के बादशाह थे। इसी तरह से कैरोलिन एज ये 1625 से लेकर 1649 तक का जो पीरियड है इसको कैरोलिन इरा कहा जाता है। और इस दौर में चार्ल्स I ये इंग्लैंड के बादशाह थे। यानी ये प्यूरिटन एज के अंदर फिर ये 2 एजेस और निकल आई हैं। तो ये बाज़ ये एजेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती हैं। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि 1603 से 1625 तक ये जैकोबियन एज है और 25 से 49 तक ये कैरोलिन एज है। तो इस दौर में जब आप पढ़ेंगे तो वो प्यूरिटन एज के अंदर ये सारे आ गए हैं। तो इस दौर के बारे में अच्छी तरह से आप रीड करें। और इस दौर के कुछ नुमाइंदा जो वर्क्स हैं उनमें द सन राइजिंग, अ वेलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द एनिवर्सरी, द गुड मॉरो, ट्विकनम गार्डन, ये जॉन डन की बड़ी फेमस मेटाफिजिकल पोएम्स हैं, इनको पढ़ें। और पैराडाइज लॉस्ट ये जॉन मिल्टन का एक बड़ा शानदार एपिक है। ये जॉन मिल्टन का ताल्लुक भी चूँकि इसी दौर के साथ है तो इनके इस एपिक को पढ़ें। ये तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स में शामिल है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप अच्छी तरह से इसके ऊपर डिस्कशन करें, इसका एनालिसिस करें। ये आपका डे 8 का काम हो गया। इसके बाद आप आ जाए डे 9 पे। इसमें है रेस्टोरेशन पीरियड। अब वो 1660 में पीछे हमने प्यूरिटन एज को ख़त्म किया था।
अब 1660 से 1700 तक का जो पीरियड है इसको रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं और इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। अब इस दौर के बारे में पढ़िए, जॉन ड्राइडन एक बड़े फेमस पोएट गुजरे हैं, तो ये वाला दौर उनके हवाले से यादगार था। तो ट्रेंड्स, मेजर राइटर्स और ब्रीफ सर्वे ऑफ देयर वर्क्स, इसको पढ़े। और इस दौर के अंदर भी ये जो 1660 से लेकर 1685 तक के जो 25 ईयर्स हैं, इनको कैरोलियन इरा कहा जाता है। यानी ये वो दौर था जब इंग्लैंड में बादशाह चार्ल्स II की हुकूमत थी। यानी वो जो चार्ल्स I पीछे उसका जो दौर है उसको कैरोलिन एज कहते हैं, वो 49 में ख़त्म हो गया। और 60 से 85 तक का जो पीरियड है इसको कैरोलियन इरा कहते हैं। यानी वो चार्ल्स I के बेटे चार्ल्स II का दौर था। तो ये रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर ही ये वाला दौर भी आ गया, तो इनके बारे में पढ़ लें। और इस दौर की ख़ास तौर पे जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में ज़रूर पढ़ें, उससे फिर आपको इस दौर का जो लिटरेचर है उसको समझना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये आपके डे 9 के टॉपिक्स फॉर रीडिंग हैं। और इस दिन आप इसी दौर के जो प्रोमिनेंट वर्क्स हैं उनको लेके उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये विलियम कॉन्ग्रीव की एक कॉमेडी है, बड़ा शानदार प्ले है, ये भी हमारे यहाँ एक तो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, इसको ले लें। एब्सैलोम एंड एकिटोफेल बाय जॉन ड्राइडन, ये जॉन ड्राइडन की एक सैटिरिकल पोएम है, इसको ले लें, इसकी समरी पढ़ें, इसके कैरेक्टर्स को पढ़ें, इसका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पढ़ें। और द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये जॉन बुनियान की एक क्रिश्चियन एलेगरी है, बहुत ही फेमस है, ये भी कई यूनिवर्सिटीज़ में इसके कुछ पैसेजेस पढ़ाए जाते हैं, तो इसको ले लें और इसके ऊपर आप डिस्कशन करेंगे अपने डे 9 को। इसके बाद आ गया डे 10, पोएट्री एंड प्रोज ऑफ द ऑगस्टन एज, जिसको एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है। ये है 1701 से 1745 तक का पीरियड। अब इस दौर के मेजर राइटर्स और उनका एक ब्रीफ सर्वे करें, यानी पिछले 9th डे में हमने 17th सेंचुरी को मुकम्मल कर दिया था, यानी अब 10th डे में 18th सेंचुरी में दाखिल हो गए। और 18th सेंचुरी का जो पहला हाफ आप कह लें, इसको ऑगस्टन एज या एज ऑफ पॉप कहा जाता था। ये भी इंग्लिश लिटरेचर का बड़ा शानदार पीरियड था। तो इस दौर के कुछ वर्क्स, द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप, इसके ऊपर आप डिस्कशन करें। ये गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये जोनाथन स्विफ्ट का एक बड़ा फेमस, बड़ा शानदार एक सैटिरिकल वर्क है, इसके ऊपर बात करें। और रॉबिन्सन क्रूसो और मॉल फ्लेंडर्स, ये डैनियल डेफो के लिखे हुए 2 नॉवेल्स हैं, इनको ले लें, इनकी समरीज को पढ़ें, इनकी कहानियाँ एक दूसरे से शेयर करें। तो ये आपके डे 10 के टॉपिक्स हो गए। इसके बाद आ गया डे 11। अब इसमें यह है कि पोएट्स ऑफ द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। और ये पीरियड है 1745 से लेकर 1798 तक, यानी 45 में आपने वो पीछे देखा ऑगस्टन एज ख़त्म हो गई। तो अब 18th सेंचुरी का जो सेकंड हाफ था इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। तो इस दौर के आप कुछ पोएट्स उनको लेके पढ़ें, उनमें रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक शामिल हैं। और इनमें पोएट्स का एक ग्रुप है जिनको ग्रेव यार्ड पोएट्स या चर्च यार्ड पोएट्स भी कहा जाता है। उनमें थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, विलियम काउपर और ओलिवर गोल्डस्मिथ शामिल हैं। तो इनके बारे में भी आप पढ़ लें। ये आपका 11th डे का यानी टॉपिक्स फॉर रीडिंग है। और इस दिन फिर साफ है इसी दौर से रिलेटेड कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स, उनमें पहले नंबर पे है टू अ माउस मैन वाज मेड टू मॉर्न बाय रॉबर्ट बर्न्स, ये इनके ओड्स हैं, इनको पढ़ें। और दूसरे नंबर पे ये विलियम ब्लेक की कुछ बड़ी फेमस पोएम्स हैं, द डिवाइन इमेज, हॉली थर्सडे, द लिटिल ब्लैक बॉय, द चिमनी स्वीपर और अ पॉइजन ट्री, इनको पढ़ें। और तीसरे नंबर पे एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड बाय थॉमस ग्रे, ये इनका बड़ा फेमस एक वर्क है, इसको पढ़ें। और उसके बाद ये विलियम कॉलिंस के कुछ ओड्स हैं, इनको भी पढ़ लें, इनके ऊपर आप डिस्कशन करें, एनालिसिस करें, इनका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पढ़ें। ओड्स टू सिंप्लिसिटी, टू फियर, टू द पैशंस और ओड टू इवनिंग, ये इनके 4 ओड बस पढ़ लें आप, आपके लिए काफ़ी होंगे। तो ये आपका 11th डे का ये वाला काम है। इसके बाद आ गया डे 12। जैसे आपने 11th डे में पोएट्स पढ़े थे एज ऑफ सेंसिबिलिटी के, अब आप
प्रोज ऑफ द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं, ये 1745 से 1798 तक, इसके बारे में पढ़ें। तो ब्रीफ सर्वे ऑफ द प्रोज ऑफ, ये कुछ मैंने स्पेसिफाई कर दिए हैं। प्रोज राइटर्स तो बहुत होंगे उस दौर में, लेकिन आप सिर्फ इन 4-5 लोगों के बारे में थोड़ा इंट्रो सा ज़रूर पढ़ लें। सैमुअल जॉनसन, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, एडमंड बर्क एंड एडवर्ड गिब्बन, इनके बारे में आपको इस दौर के हवाले से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और इसके बाद इस दिन आप जो डिस्कशन के लिए टॉपिक्स रखेंगे उसमें सैमुअल जॉनसन का एक वर्क है लाइव्स ऑफ द पोएट्स। ये इन्होंने कुछ पोएट्स की बायोग्राफीज लिखी हैं, उनकी ये एक कलेक्शन सी है, तो इसके बारे में आप कुछ पढ़ें, डिस्कशन करें। और डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर बाय एडवर्ड गिब्बन, ये एक हिस्ट्री की बुक है। इसके बस की पॉइंट्स, थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह इसके बारे में कोई एक वीडियो देख लें, इसकी समरी सी देख लें, वो काफ़ी होगी। इंटरनेट पे जब आप लिखते हैं ना MCQs फ्रॉम डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम, ये बुक का आगे टाइटल लिख दें तो वो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं। आप सिर्फ उनको देख लें, उनको पढ़ लें तो वो भी काफ़ी होता है। पूरी बुक को पढ़ना, इसके तो कई सारे वॉल्यूम्स हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। बस उसके बारे में जो की पॉइंट्स होते हैं, जो उसके बस कुछ मेजर फैक्ट्स होते हैं, उनके बारे में जान लेना काफ़ी होता है। और ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन, ये इनका एक हीरोइक ड्रामा है, तो इसको भी आप इस दिन लेके डिस्कस करें। तो ये आपके डे 12 के ये वाले टॉपिक्स हैं। इसके बाद डे 13 में हम 18th सेंचुरी के नावल को और 18th सेंचुरी के ड्रामा को पढ़ेंगे। यानी ये 1701 से 1800 तक का जो पीरियड है ये 18th सेंचुरी कहलाती है। और 18th सेंचुरी के अंदर फिर आगे 2 पीरियड्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिनमें से एक को ऑगस्टन एज, वो 18th सेंचुरी का जो पहला हाफ है जिसको एज ऑफ पॉप कहते हैं, और जो सेकेंड हाफ है 18th सेंचुरी का उसको एज ऑफ जॉनसन कह देते हैं, उसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। यानी वो 18th सेंचुरी के अंदर फिर आगे 2 एजेस हैं। तो बाज़-औक़ात ओवरऑल 18th सेंचुरी की बात की जाती है। तो 18th सेंचुरी का नावल और ड्रामा, इसके बारे में आप पढ़ें, इस दौर के ट्रेंड्स को देखें, थोड़ा पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस जो थे उनको भी देखें, मेजर जो राइटर्स हैं उनको देख लें, जो ज़्यादा फेमस जो इस दौर के वर्क्स हैं उनके नाम वगैरह याद रखें। और इस दौर के जो वर्क्स आप डिस्कस करेंगे, जिनका एनालिसिस करेंगे, उनमें एक जोनाथन वाइल्ड, ये हेनरी फील्डिंग का एक नावल है, ये आप पढ़ें, इसके ऊपर बात करें। और द विकर ऑफ वेकफील्ड, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये एक एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट थे, एक प्ले राइट भी थे। ये आयरलैंड भी चूँकि ब्रिटिश आइल्स का ही हिस्सा है, तो इसलिए वहाँ पे जिन लोगों ने लिटरेचर लिखा उसको भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ही शामिल किया जाता है। तो ये इनका नावल आप इसको पढ़ें। और द राइवल्स, द स्कूल फॉर स्कैंडल बाय R.B. शेरिडन, ये इनके 2 प्लेस हैं। तो इनकी समरीज, इनका इम्पोर्टेंट टेक्स्ट और कैरेक्टर्स के बारे में ज़रूर पढ़ें। तो ये आपका डे 13 हो गया। डे 14, नॉवलिस्ट एंड प्रोज राइटर्स ऑफ द रोमांटिक एज। अब ये 18th सेंचुरी जब ख़त्म हो रही होती है, 1798 में एक बुक पब्लिश होती है जिसको लिरिकल बैलेड्स कहते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ और S.T. कॉलरिज, इनका ये आप कह लें कि एक कंबाइंड इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। तो उसके पब्लिश होने का जो साल है, उस साल से रोमांटिक एज शुरू होती है। यानी 1798 से लेकर 1832 तक ये चलती है। और यानी अब 18th सेंचुरी ख़त्म हो गई, अब हम एंटर हो गए हैं 19th सेंचुरी में। तो इस दौर के बारे में पढ़ें। रोमांटिक एज में पोइट्री भी बहुत लिखी गई, प्रोज भी लिखी गई, नॉवेल्स भी लिखे गए। तो इस दौर के बारे में पढ़ें। और इस दौर में गोथिक नावल, ये नॉवेल्स की एक किस्म है, ऐसी कहानियाँ जिनमें टेरर होता है, मिस्ट्री होती है, ये एक नई किस्म के नॉवेल्स सामने आए। तो उसमें आप देखिए हॉरेस वॉलपोल, एन रेडक्लिफ, मेरी शेली, एडगर एलन पो, चार्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी, नैथानियल हॉदन, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी एंड हेनरी जेम्स, यानी ये इस दौर के आप कह लें कि ये नॉवलिस्ट थे। वैसे इनमें कुछ आगे विक्टोरियन एज में भी चलते हैं, लेकिन इनके बारे में, इन्होंने चूँकि गॉथिक नॉवेल्स लिखे तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। और इसमें आप डे 14 में जिन टॉपिक्स पे आप डिस्कशन करेंगे उनमें जेन ऑस्टन के ये 3 नॉवेल्स हैं, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी और एमा, इनके बारे में पढ़ें, डिस्कशन करें।
और ब्रीफ सर्वे ऑफ द प्रोज ऑफ विलियम हैजलिट एंड थॉमस डी क्विंसी, इन्होंने कुछ एसेस वगैरह लिखे हैं, उनके बारे में आप पढ़ें, उनको डिस्कस करें, इनका एक इंट्रोडक्शन सा ज़रूर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जेन आयर बाय शार्लेट ब्रॉन्टी और वदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टी, ये दो सिस्टर्स थी, बड़ी फेमस ये भी नॉवलिस्ट थी। तो इनके ये दो वर्क्स हैं, ये गोथिक नॉवेल्स हैं, इनके बारे में पढ़ें, इनकी कहानियाँ पढ़ें, इनकी समरीज पढ़ें और इनके कैरेक्टर्स के ऊपर बात करें। तो ये डे 14 का ये वाला काम है। इसके बाद आ गया डे 15, पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज, यानी डे 14 में आपने रोमांटिक एज के नॉवलिस्ट और प्रोज राइटर्स को पढ़ा है। अब डे 15 में आप इस दौर की पोएट्री को पढ़ेंगे और इस दौर के जो पोएट्स हैं उनके फिर कई ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उनमें एक द लेक पोएट्स हैं, एक द स्कॉट ग्रुप है, द यंगर ग्रुप है, एक फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन है और एक सेकंड रोमांटिक जनरेशन है। तो इनके बारे में आप डे 15 को पढ़ेंगे। और इसके बाद इस दौर के जो वर्क्स आपने डिस्कस करने हैं उनमें विलियम वर्ड्सवर्थ की ये दो पोएम्स हैं, टिंटन एबी और ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, इसके बारे में पढ़ें। और द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर, क्रिस्टबेल और कुबला खान, ये एस.टी. कॉलरेज की बड़ी फेमस पोएम्स हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स में शामिल हैं, तो इसको भी पढ़ें। द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल, द लॉर्ड ऑफ द आइल्स बाय सर वाल्टर स्कॉट की ये पोएम्स हैं, इनको पढ़ें, इनके ऊपर बात करें। और क्वीन मैप, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ओड टू द वेस्ट विंड, प्रोमेथियस अनबाउंड बाय पी.बी. शेली, ये शेली की बड़ी फेमस पोएम्स हैं, इनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता होना चाहिए, तो इनके ऊपर बात करें। और इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज, द विजन ऑफ जजमेंट, ये लॉर्ड बायरन के वर्क्स हैं, तो इनके ऊपर भी आप बात ज़रूर करें। तो 15th डे जो आपका होगा उसमें आप रोमांटिक एज के पोएट्स को पढ़ेंगे। इसके बाद आ गया डे 16, अब वो रोमांटिक एज ख़त्म हो गई, तो उसके बाद आ गया अर्ली विक्टोरियन पीरियड, यानी जो विक्टोरियन एज, जब मलका विक्टोरिया इंग्लैंड की हुक्मरान थी, ये 1837 से लेकर 1901 तक का जो पीरियड है इसको क्वीन विक्टोरिया का दौर कहा जाता है। इस दौर को फिर दो हिस्सों में आगे हम डिवाइड कर देते हैं, यानी एक को अर्ली विक्टोरियन पीरियड कहते हैं और एक को लेटर विक्टोरियन पीरियड कह देते हैं। तो जो अर्ली विक्टोरियन पीरियड है 1832 से लेकर 1870 तक, इसमें जो मेजर ट्रेंड्स थे, जो राइटर्स थे, उनका वर्क, उसका आप एक सर्वे करेंगे 16th जो आपका डे होगा इस दिन। और इस दौर के कुछ वर्क्स लेकर उनके ऊपर आप एनालिसिस करेंगे। उनमें एल्फ्रेड टेनिसन की इन मेमोरियम, ये इनकी एक एलेजी है, इसको पढ़ें, इसके ऊपर बात करें। ये चार्ल्स डिकेंस के 3 नॉवेल्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ और डेविड कॉपरफील्ड, इनके ऊपर बातचीत करें। ऑन लिबर्टी, ये जे.एस. मिल का एक एसे है, तो इसको भी आप पढ़ के, सारा ना पढ़ें लेकिन इसकी समरी वगैरह पढ़ के एक दूसरे से शेयर करें। और हीरो एंड हीरो वर्शिप, ये थॉमस कार्लाइल का एक एसे है, तो इसके ऊपर आप बात करें। और ये जॉन रस्किन के 2 एसेज हैं, वर्क और वार, इनको आप डे 16 में पढ़ेंगे और इनके ऊपर आप अपनी ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो ये डे 16 के बाद अब आप आ जाएं डे 17 पर। इसमें लेटर विक्टोरियन पीरियड, यानी कि 1870 से लेकर 1901, जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है तब तक का ये वाला जो दौर है इसको लेटर विक्टोरियन पीरियड कह देती हैं। और इस दौर के ट्रेंड्स को पढ़ें, मेजर राइटर्स को पढ़ें। और इस दौर में राइटर्स की एक क्लास थी जिसको प्री रैफेलाइट पोएट्स कहा जाता था। उनमें डांटे, गैब्रियल रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी और विलियम मॉरिस, ये 3 लोग शामिल हैं। तो इनके बारे में पढ़ें कि इनकी ये क्लास क्यों अलहदा थी, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये पढ़ लें। और इस दिन आप डिस्कस करें मिडल मार्च को, एडम बीड को, द मिल ऑन द फ्लॉस, ये जॉर्ज एलियट के बड़े फेमस नॉवेल्स हैं। और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऑस्कर वाइल्ड की एक कॉमेडी है, इसके ऊपर बात करें। और द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस्ट ऑफ द डरबरविल्स और द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, ये थॉमस हार्डी के बड़े फेमस नॉवेल्स हैं। तो इनके ऊपर आप डे 17 जो होगा इनके ऊपर आप डिस्कशन करेंगे। इसके बाद डे 18, यानी डे 17 तक आपने 19th सेंचुरी भी मुकम्मल कर दी। अब 18th डे से आगे जितना भी लिटरेचर आप पढ़ेंगे वो 20th सेंचुरी का होगा।
यानी इंग्लिश लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं, अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो 20th सेंचुरी से लिया जाता है। यानी अब ये 20th सेंचुरी एक ऐसा दौर था कि इसमें आपको बहुत बड़ी तादाद में नॉवेल्स भी मिलेंगे, प्लेस भी मिलेंगे, पोइट्री भी मिलेगी, शॉर्ट स्टोरी भी मिलेगी। यानी लिटरेचर के जितने भी जॉनरास होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो 20th सेंचुरी में हुआ है। तो इसलिए 20th सेंचुरी के लिए हमने आगे कई सारे दिन रखे हैं। तो 18th डे से हम 20th सेंचुरी में आ गए हैं। और अब इसमें देखें 20th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री पढ़ें आप, पहले तो उसके ट्रेंड्स को देखें, मेजर पोइट्स को देखें, उनका एक सर्वे करें। और इस दिन आप T.S. एलियट की 3 फेमस पोएम्स हैं जो तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, द वेस्टलैंड, लव सॉन्ग और द हॉलो मैन, इनके बारे में बात करें। इसके बाद W.B. यीट्स, ये वैसे इन्होंने कुछ वर्क 19th सेंचुरी में भी लिखा था, तो ये एक तरह से विक्टोरियन पोएट भी हैं और मॉडर्न 20th सेंचुरी के पोएट भी हैं। तो इनकी द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, ईस्टर 1916, ये इनकी कलेक्शंस हैं काफ़ी सारी, लेकिन उनमें ये 3 पोएम्स तो कम से कम आप ज़रूर पढ़ें। और भी अगर छोटी छोटी हैं, अगर आप चाहें तो इनके कुछ पोएम्स मज़ीद भी पढ़ सकते हैं। और डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, अ कॉन्स्टेबल कॉल, पर्सनल हेलिकॉन, ये सीमोस हीनी की पोएम्स हैं। ये भी 20th सेंचुरी के बड़े फेमस एक पोएट गुजरे हैं, तो इनकी ये वाली पोएम्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, इनको आप भी पढ़ लें। और इसके बाद द थॉट फॉक्स, दैट मॉर्निंग और जैगुअर, ये टेड ह्यूज की पोएम्स हैं। तो ये भी 20th सेंचुरी के बड़े फेमस एक पोएट हैं। तो इनकी ये वाली 3 पोएम्स कम से कम आप ज़रूर पढ़ें, इनको डिस्कस करें। और मिस्टर ब्लीनी, चर्च गोइंग और एम्बुलेंसेस, ये फिलिप लार्किन, इनकी ये 3 बड़ी फेमस पोएम्स हैं। तो ये भी हमारे यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, तो इनके ऊपर भी आपको बात ज़रूर करना चाहिए। इनको भी समझ लें, इनकी समरीज वगैरह पढ़ के, इनका छोटी छोटी पोएम्स हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप इनका पूरा पूरा टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपका डे 18 में आपने 20th सेंचुरी की पोइट्री के ऊपर बात की है। डे 19, अब इसमें 20th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा के बारे में पढ़ें, उसके ट्रेंड्स को पढ़ें, मेजर ड्रामाटिस्ट को पढ़ें, उनका एक ब्रीफ सर्वे करें। और पोएटिक ड्रामा, हिस्टोरिकल एंड इमेजिनेटिव प्लेस इन 20th सेंचुरी, ये 20वीं सदी में नई तरह के नॉवेल्स, नई तरह के ड्रामे, नई तरह की शायरी ये देखने को मिलती है, नए नए ट्रेंड्स आते हैं। तो ये ड्रामा की कुछ नई इकसाम हैं, इनके बारे में पढ़ें। और डेविल्स डिसाइपल, पिग्मेलियन, मेजर बारबरा, ये बर्नार्ड शॉ के 3 बड़े फेमस प्लेस हैं, इनके ऊपर बात करें। जॉन गाल्सवर्दी का एक प्ले है जस्टिस, ये भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, तो इसको भी आप समझ लें। 7 शॉर्ट प्लेस बाय लेडी ग्रेगरी, इनके ऊपर बात करें। वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट, ये इनका एक एब्सर्ड प्ले है, इसके बारे में बात करें। और द वाइल्ड डक, अ डॉल्स हाउस और हेडा गेबलर बाय हेनरिक इब्सन, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इब्सन के 3 बड़े फेमस प्लेस हैं, तो इनको आप डिस्कस करें, इनकी स्टोरीज़ को पढ़ें, समरीज़ को पढ़ें, इनके कैरेक्टर्स के बारे में बातचीत करें। तो ये 19th डे का आपका ये वाला काम है। इसके बाद अब 20th डे में हम 20th सेंचुरी के नॉवल के बारे में पढ़ेंगे, उसके ट्रेंड्स को पढ़ें, मेजर नॉवलिस्ट के बारे में पढ़ें। इसमें एक ब्लूम्सबरी ग्रुप आपको मिलेगा जिसमें ये 3 नुमायाँ लोग शामिल हैं, वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर और लिटिल स्ट्रची। इनको क्यों ब्लूम्सबरी ग्रुप कहा जाता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में पढ़ें। और इस दिन आप डिस्कस करें जोसेफ कॉनरेड का एक नावल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, और E.M. फॉस्टर का नावल है अ पैसेज टू इंडिया, और रुडयार्ड किपलिंग इनके 2 नावल्स कैप्टन करेजियस और किम, इनके ऊपर बात करें। और 1984 और एनिमल फार्म, ये जॉर्ज ऑरवेल के बहुत ही शानदार नॉवेल्स हैं, तो इनके ऊपर आप इनको तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, समझें इनकी कहानी को, इनके थीम्स को, इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ख़ास तौर पे उसको, इसके कैरेक्टर्स के ऊपर बात करें, इसका जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है इन नॉवेल्स का, इसमें बड़ी ज़बरदस्त कुछ कोटेशंस हैं, कुछ पैसेजेस हैं, उनके ऊपर आप ख़ास तौर पे बात करें। तो ये आपका 20th डे का ये वाला काम है। 21st डे में अब ये 20वीं सदी के अंदर एक राइटर्स का ग्रुप है जिनको द ट्रांजिशनलिस्ट कहा जाता है, उनमें जेम्स जॉयस है और वर्जीनिया वुल्फ है। क्यों इनको ट्रांजिशनलिस्ट कहते हैं?
इनके बारे में पढ़ें। और इसी दौर में आपको एक ग्रुप मिलेगा जिसको एंग्री यंग मैन कहा जाता है। ये जॉन ऑसबर्न है, जॉन वेन है और किंग्सले एमिस। तो ये इनको क्यों एंग्री यंग मैन कहते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ें और इस दिन आप डिस्कस करें। ये जेम्स जॉयस के 2 नावल हैं, यूलिसेस और अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये जेम्स जॉयस भी एक आयरिश नॉवलिस्ट थे, तो बहरहाल इन्होंने इंग्लिश में लिखे हैं, तो इनको भी आप पढ़ें। और वर्जीनिया वुल्फ के टू द लाइट हाउस और मिसिस डैलोवे, ये 2 नॉवेल्स इनके पढ़े। इनके अंदर इन्होंने नई टेक्निक्स को मुतारफ़ कराया था। वो टेक्निक्स कौन सी थी, ख़ास तौर पे टेक्निकल डिवाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन नॉवेल्स को बहुत अच्छी तरह से समझें। और वीमेन इन लव, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, ये D.H. लॉरेंस के वर्क्स हैं, तो इनके बारे में पढ़ें। और पॉइंट काउंट पॉइंट, ये एल्डस हक्सले का एक नावल है, इसके ऊपर बात करें। और लुक बैक इन एंगर, ये जॉन ऑसबर्न का एक प्ले है, तो इसके बारे में पढ़ें। तो ये आपका 21st डे का ये वाला काम है। इसके बाद जब 22nd डे आएगा तो अब आपने क्या करना है कि जो लिटरेचर में जो मुख्तलिफ थियरीज़ होती हैं, जिनको लिटरेरी थियरीज़ कहते हैं, या जो डिफरेंट मूवमेंट्स आई, और ज़्यादातर मूवमेंट्स आई भी 20th सेंचुरी के अंदर ही थी, उन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ें। यानी बस इनका थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको इल्म होना काफ़ी होगा। इनकी डेफिनेशंस या इनका बैकग्राउंड, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ख़ास तौर पे, यानी ये क्या ट्रेंड्स थे जो इन मूवमेंट्स के ज़रिए सामने आए, तो उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ें। उनमें आप देखिए एक फेमिनिज़म है, सिम्बोलिज़म, मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म, हाई मॉडर्निज़म, इस्थेटिसिज़म, नेचुरलिज़म, मार्क्सिज़म, मैजिक रियलिज़म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म, एक्सप्रेशनिज़म, इम्प्रेशनिज़म, पोस्ट कोलोनियलिज़म, ट्रांसेंडेंटलिज़म, डीकॉन्स्ट्रक्शन, एनलाइटनमेंट, मेटाफिजिकल पोइट्री, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, बीट जनरेशन और लॉस्ट जनरेशन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और इस दिन आप डिस्कस करें, ये एक आयरिश ड्रामाटिस्ट थे, शॉन ओकेजी, इनको शॉन ओकेजी पढ़ते हैं। इनका एक प्ले है जूनो एंड द पेकॉक, इसके ऊपर बात करें। द केयर टेकर, ये हैरोल्ड पिंटर का प्ले है, इसके ऊपर बात करें। और द राइनोसिरस, ये यूजीन आयोनेस्को, एक रोमानियन प्ले राइट है, तो इनका ये वर्क भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लें, इसकी समरी वगैरह ज़रूर पढ़ लें, इसके कैरेक्टर्स को देख लें। तो ये 22nd डे जो है आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो 23rd डे होगा, ये आपने रखना है शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए। यानी इंग्लिश लिटरेचर में 20th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी राइटर्स भी आए, तो उनका एक सर्वे सा, बस उनका नाम वगैरह आपको पता हो, उन्होंने उनकी जो फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनके टाइटल पता हो, उनमें से कोई 2-4 आप पढ़ भी लें, उनकी समरीज़ वगैरह, तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। तो ये देखिए, फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ ऑफ एंटन चेखव, एडगर एलन पो, जेम्स जॉयस, फ्रांस काफ्का, V.S. प्रिचेट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, F. स्कॉट फिट्ज़गेरल्ड, रे ब्रैडबरी, मार्क ट्वेन, टिम ओब्रायन, सोमरसेट मॉम और गाय डी मॉपसा और ओ हेनरी, ये फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं। तो इनके बारे में आपने कुछ ना कुछ 23rd जो डे होगा, जितना मैक्सिमम हो सके ज़रूर पढ़ना है। और इस दिन आप डिस्कशन के लिए क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कुछ वर्क्स लेंगे। एक अरिस्टोटल की बुक है पोएटिक्स, उसमें से कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो इस पोएटिक्स के अंदर दीगर कौन से टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। और लॉन्जिनस, ये भी एक, इनको रोमांटिक क्रिटिक भी कहा जाता है, वैसे ये क्लासिकल एज में गुजरे हैं, तो इनका एक वर्क है ऑन दी सबलाइम, इसमें इन्होंने क्या क्रिटिकल थ्योरीज पेश की हैं उसके बारे में पढ़ें। और प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये सैमुअल जॉनसन की एक बड़ी शानदार एक शेक्सपियर के ऊपर एक क्रिटिकल पीस ऑफ राइटिंग है, इसके बारे में पढ़ें। और बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर S.T. कॉलरिज ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं उनके बारे में ब्रीफली पढ़ लें। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स बाय वर्ड्सवर्थ, इसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री की और पोइटिक डिक्शन की थ्योरी पेश की थी, तो इसके बारे में पढ़ लें। और एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री बाय फिलिप सिडनी का ये एक वर्क है, तो इसमें इन्होंने किस तरह के क्रिटिकल अपने तनकीदी नज़रियात पेश किए हैं, तो इनके बारे में आपको ब्रीफली ज़रूर कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। और इसके बाद डे 24 आपने रखना है लिटरेरी टर्म्स के लिए और एस्से के लिए।
ये ऐसे भी एक जॉनरा है इंग्लिश लिटरेचर का, इसमें भी बड़ा काम हुआ 20वीं सेंचुरी में। तो पहले तो आप लिटरेरी टर्म्स ये एनाफोरा, एफोरिज्म, क्लाइमैक्स, कोलोक्वियलिज्म, यूफेमिज्म, इमेजरी, एनालॉजी, हाइपरबोली, ओनोमेटोपोइया, आयरनी, मेलाप्रोपिज्म, एनेक्रोनिज्म, कायज़मस, फोरशैडोइंग, जक्सटापोजिशन, मेटोनमी, एक्फ्रेसिस, नियोलॉजिज्म, ये कुछ यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। कोई और आपके जहन में अगर आ रही हो तो उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, इनकी डेफिनेशंस को पढ़ें, इनके कुछ एग्जांपल्स आपके जहन में हो। पेपर में बाज़-औक़ात एक पैसेज दे दिया जाता है तो उसमें फिर आपसे पूछा जाता है कि बताएं कौन सी लिटरेरी टर्म या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आपको उसकी समझ होगी तो फिर आप फ़ौरन गेस कर लेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। और इस दिन आप एसे के बारे में पढ़ें कि इस दौर के कौन कौन से मेजर एसेइस्ट गुजरे हैं, तो उनके एसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या उनके टॉपिक्स थे, किन के ऊपर उन्होंने बात की है। तो ये आप 24वें दिन इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और इस दिन आप डिस्कस करें क्रिटिकल थीरीज ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट और क्लिंट ब्रूक्स, ये भी 3 क्रिटिक्स गुजरे हैं। तो इनकी तनकीदी जो इनकी नज़रियात हैं वो थोड़ा थोड़ा आपको उनके बारे में पता हो काफ़ी होगा। और ऑफ ट्रुथ, ऑफ स्टडी, ऑफ रिवेंज, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ सिम्युलेशन एंड डिसिम्युलेशन बाय फ्रांसिस बेकन, ये बेकन अगरचे 16वीं सेंचुरी में गुजरे हैं। तो ये चूँकि आपने 24वें दिन एसेस के बारे में पढ़ना है तो इस दिन आप बेकन के ये वाले एसेस लेकर इनको भी डिस्कस करें। और चार्ल्स लैम्प के ये एसेस हैं न्यू ईयर्स ईव, ड्रीम चिल्ड्रन और पुअर रिलेशंस, इनके ऊपर बात करें। और बर्ट्रैंड रसल के वैसे तो उन्होंने बहुत शानदार एसेस और भी काफ़ी सारे लिखे हैं, लेकिन ये 2 कम अज़ कम आप ज़रूर पढ़ लें, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड और आइडियाज़ दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड। तो उसके बाद डे 25 में आप इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन नॉवल, फेमस नॉवेल्स और थीम्स, यानी आपको पता है इंग्लिश लिटरेचर में जो अमेरिकन लिटरेचर है उसको भी शामिल किया जाता है। तो 25वें दिन आप रखें अमेरिकन नॉवलिस्ट के बारे में आप पढ़ें और उनके जो मेजर वर्क्स हैं उनमें नॉवलिस्ट ये कुछ मैंने यहाँ पे नाम लिख भी दिए हैं, एफ. स्कॉट फिट्ज़गेरल्ड, जॉन स्टेनबेक, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, टॉनी मॉरिसन, विलियम फॉकनर और मार्क ट्वेन। ये चूँकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इन्हीं को पढ़ाया जाता है तो इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनका एक सर्वे करें। और जो आपने डिस्कस करने हैं उनमें ये हेमिंग्वे के ये 3-4 नॉवेल्स हैं, अ फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर होम द बेल टोल्स और द सन आल्सो राइजेस, इसके ऊपर बात करें। और द साउंड एंड द फ्यूरी, ये विलियम फॉकनर का एक बड़ा शानदार नावल है, इसके बारे में बात करें। और जैज़, ये एक हिस्टोरिकल नावल है, टॉनी मॉरिसन का लिखा हुआ, ये भी एक अमेरिकन फीमेल नॉवलिस्ट है, तो इनका ये वाला नावल किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है, तो आप इसके बारे में बातचीत करें। और इसके बाद आ जाए डे 26 पे, तो इस दिन आपने इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन ड्रामा एंड पोएट्री, यानी 25th डे में आपने अमेरिकन नावल को पढ़ना है और 26th डे में अमेरिकन ड्रामा और पोएट्री के ऊपर आप कुछ पढ़ेंगे। तो ये कुछ पोएट्स जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वाल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, सिल्विया प्लाथ, लैंगस्टन ह्यूज, एजरा पाउंड, जॉन एशबरी, रॉबर्ट लॉवेल, राल्फ वाल्डो एमरसन, W.H. ऑडेन और W.H. डेविस। तो इनके बारे में आपने इनका अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन करना है। और इस दिन आप डिस्कस करें कुछ पोएम्स और कुछ प्लेस अमेरिकन लिटरेचर से, जैसे कि लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट और मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, ये यूजीन ओनियल, इनके ये 2 फेमस प्लेस हैं, इनको पढ़ें, इनको डिस्कस करें। डेथ ऑफ अ सेल्समैन और द क्रूसिबल, ये आर्थर मिलर, ये भी एक बड़े फेमस अमेरिकन प्ले राइट है, तो इनके ये 2 प्लेस हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, तो इनके ऊपर आप बातचीत करें। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ पोएम्स ये आप ज़रूर पढ़ें, मैंडिंग वॉल, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, ट्री एट माई विंडो, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, एक्वेंटेड विद द नाइट, द पास्चर, मीटिंग एंड पासिंग। यानी वैसे तो इनकी काफ़ी सारी पोएम्स हैं, लेकिन ये वाली आप ज़रूर पढ़ें, ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ कोर्सेज़ के अंदर शामिल हैं। तो ये डे 26 का ये वाला काम हो गया। तो 26th डे तक आपने लिटरेचर के बारे में पढ़ लिया है। 27th जो डे है इसमें रीडिंग के लिए अब आप आ जाएँ लिंग्विस्टिक्स के ऊपर। तो ये लिंग्विस्टिक्स के कुछ बेसिक लिंग्विस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। 27th जो आपका डे होगा वो आप इस काम के लिए रखें।
यानी फोनेटिक्स को पढ़ें, इसकी जो वेरियस ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ें, कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स की क्लासिफिकेशन करें, सेगमेंटल फोनोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं, फोनीम है, एलोफोन है, फोन, एसिमिलेशन, डिसिमिलेशन, एलिशन वगैरह, इनके बारे में पढ़ें। सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी में इंटोनेशन, स्ट्रेस और सिलेबल के बारे में पढ़ें। और मॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स हैं, मॉर्फीम, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फीम, एलोमॉर्फ, मॉर्फ और प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस वगैरह, इनके बारे में पढ़ें। तो ये आपका 27वां जो डे होगा वो इस काम के लिए मखसूस होगा। और इस दिन डिस्कशन करने के लिए आप कुछ मज़ीद वर्क्स ले लें जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे टी.एस. एलियट का एक मर्डर इन दी कैथेड्रल, एक इनका प्ले है बड़ा शानदार, इसके ऊपर बात करें। और शी स्टूप्स टू कंकर, ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ का एक प्ले है, एक कॉमेडी है बड़ी ज़बरदस्त, ये भी किसी यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल है, तो इसकी कहानी पढ़ लें, इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें। और आइवन हो, ये वाल्टर स्कॉट का एक हिस्टोरिकल नावल है, एक रोमांस है, तो इसके बारे में पढ़ें। बस ज़्यादा ना सही, बस इसकी समरी वगैरह पढ़ लें, काफ़ी है। और उसके बाद फ्रैंकनस्टाइन, ये मेरी शैली का एक नावल है, तो इसके ऊपर आप बात करें। ये 27वां जो डे होगा उसमें आपने ये वाला काम करना है। इसके बाद डे 28 में आप लिंग्विस्टिक्स के कुछ और टॉपिक्स को पढ़ें, साइको लिंग्विस्टिक्स, बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ें, मेंटलिज्म, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, डायलैक्ट, सोशियोलैक्ट, इडियोलैक्ट, रजिस्टर, लिंगुआ फ्रांका, डिग्लोसिया, पिजन, क्रियोल, बाइलिंगुअलिज्म, ये लिंग्विस्टिक्स के बेसिक लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक्स हैं, तो इनके बारे में आप क्लियर कर लें। और प्रेगमेटिक्स क्या होती है, सिमेंटिक्स क्या होती है, इसके बारे में पढ़ें। और लिंग्विस्टिक टर्म्स यानी लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड जो बुनियादी सी इस्तिलाहात होती हैं उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। तो ये आपके 28th डे के टॉपिक्स फॉर रीडिंग हैं। और इसमें आप डिस्कस करें ईस्ट ऑफ ईडन और द पर्ल, ये जॉन स्टेनबेक, ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, तो इनके ये 2 नॉवेल्स हैं, इनके ऊपर आप बात कर लें, इनकी समरीज वगैरह डिस्कस कर लें। और द स्कॉलर जिप्सी, ये मैथ्यू आर्नल्ड की एक पोएम है, इसकी भी समरी वगैरह बस पढ़ लें, ब्रीफ सी, वो काफ़ी होगी। और इसके बाद द चेरी ऑर्चर्ड बाय एंटन चेखव, ये एक रशियन प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर गुजरे हैं, तो इनका ये वाला वर्क, ये एक प्ले है, वैसे इन्होंने इसको रशियन लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन ये चूँकि इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट भी हुआ और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लें, इसकी कहानी पढ़ लें, काफ़ी है, को कैरेक्टर्स के नाम याद रखें। तो ये 28th डे में आपने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। इसके बाद डे 29 आप रखेंगे ग्रामर के लिए। ग्रामर आपको पहले भी इंशाल्लाह काफ़ी सारी आती होगी, तो 29th डे आप उस सारे को एक तरह से रिवाइज़ कर लें। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, इनकी जो डिफरेंट आगे काइंड्स होती हैं उनके बारे में पढ़ें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन जिसे कहते हैं, उसके कोई रूल्स वगैरह थोड़ा रिफ़्रेश कर लें। एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। और कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, ईडियम्स, ये कोई आपके पास लिस्ट होगी, कोई इंटर की किसी बुक से लेके आप उस लिस्ट को एक दफ़ा से रिवाइज़ कर लें। तो ये आपको काफ़ी सारे ऑलरेडी आते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप नज़र दौड़ा लेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके जहन में रिफ़्रेश हो जाएंगी और आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये 29th जो डे होगा वो आप इस काम के लिए मखसूस करेंगे। और इस दिन आपने पाकिस्तानी और इंडियन जो इंग्लिश राइटर्स हैं, ये इनके कुछ नाम मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख भी दिए हैं। ये पाकिस्तानी इंग्लिश राइटर्स हैं, ऊपर बेप्सी सिद्वा, कमिला शमसी, जुल्फ़िकार गौस वगैरह, और ये नीचे इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, विक्रम सिंह, आर के नारायण। इनके बारे में आपने डिस्कशन करनी है कि इन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं, वो क्यों ज़्यादा फेमस हुए, उनमें से किसी की कुछ समरी, को कहानी एक दूसरे के साथ आप शेयर करें, तो ये काफ़ी होगा। बस इसका एक ओवरव्यू सही लेना है, इनके हर वर्क को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बस ओवरऑल इनके बारे में आपको इनके नाम वगैरह, इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनके नाम ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए, तो ये काफ़ी होगा। और इसके बाद जो आपका आखिरी दिन होगा, उस दिन आपने थोड़ा सा अपनी वोकेबुलरी के ऊपर भी काम करना है, यानी आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए अल्फाज आप उसमें ऐड कर लें। ये वोकेबुलरी की बहुत सारी बुक्स वगैरह भी मिल जाती हैं, उनमें से आप कुछ थोड़े से पेजेस उन पे नज़र दौड़ा सकते हैं। और इस दिन आप फेमस वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद देयर एज ऑफ पब्लिकेशन, यानी इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी फेमस वर्क्स हैं, प्रोमिनेंट हैं, वो किस किस साल पब्लिश हुए,
ये भी आपने कुछ वर्क्स लेके उनके ईयर ऑफ पब्लिकेशंस को याद ज़रूर कर लेना है। इस तरह के भी एक दो एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आ जाते हैं। और फेमस जो लिटरेरी कैरेक्टर्स हैं उनको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें कि कौन सा कैरेक्टर किस नॉवल में किस प्ले में आया है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में एक दो ज़रूर होंगे कि कोई कैरेक्टर आपसे पूछेंगे कि ये बताएं कि ये किस नॉवल का या किस प्ले का है। लेकिन वो कैरेक्टर्स होते बड़े रिनाउंड किस्म के हैं, फेमस होती हैं। तो इसलिए आपने जितना भी लिटरेचर पढ़ा है उसमें जो कैरेक्टर्स आपके जहन में हैं, जो आपको आज भी याद हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें कि वो किस किस प्ले में आपने उनको पढ़ा था। तो उसके बाद नोबेल प्राइज़ विनर्स इन लिटरेचर, जितने भी इंग्लिश लिटरेचर में लोगों ने नोबेल प्राइज़ हासिल किए हैं उनके बारे में आप पढ़ लें। उनके जो ईयर्स हैं, यानी किसको किस साल नोबेल प्राइज़ मिला, इस तरह का भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं। तो ये आपको लिस्ट इंटरनेट से आपको मिल जाएगी, उसको सामने रख के इसको भी आप याद कर सकती हैं। और इस दिन आप डिस्कस करेंगे वर्ल्ड लिटरेचर, यानी वो लिटरेचर जो इंग्लिश लैंग्वेज में ओरिजिनली नहीं लिखा गया, वो ओरिजिनली किसी और ज़ुबान में लिखा गया लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट उसको बाद में किया गया। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इनमें से कुछ वर्क्स शामिल भी हैं। तो ये मैंने 5-6 शॉर्ट लिस्ट कर दी हैं, इनकी सिर्फ आप ब्रीफ समरीज़ पढ़ लें बस। और इनके अंदर जो उन समरीज़ में कैरेक्टर्स के नाम भी आ जाएंगे तो वो आपके जहन में रहेंगे, ये काफ़ी है। जैसे कि ये क्राइम एंड पनिशमेंट, ये फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की, ये एक रशियन नॉवलिस्ट हैं, इनका ये बड़ा फेमस एक नावल है, इसकी समरी पढ़ लें। और इसके बाद वार एंड पीस और एना करेनिना, ये लियो टॉल्स्टॉय, ये भी एक रशियन नॉवलिस्ट थे। तो इनके ये 2 वर्क्स लेकर इनकी ब्रीफ स्टोरीज़ को पढ़ लें। और द एल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो, ये एक ब्राज़ीलियन राइटर थे, तो इनका ये नावल बड़ा फेमस हुआ, तो इसकी आप ब्रीफ समरी पढ़ लें। और थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एचिबे, ये एक नाइजीरियन राइटर थे, तो इनका ये वाला नावल ये भी हमारी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है, तो इसकी समरी इसी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड बाय गैब्रियल गार्सिया मार्किज़, ये एक कोलंबियन राइटर थे, तो इनका ये वाला वर्क एक बेस्ट सेलर वर्क है। और ये मेरे ख्याल में किसी यूनिवर्सिटी में शायद बीएस वगैरह में तो नहीं, एमफिल के कोर्स में आई थिंक पढ़ाया जाता है। तो इसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो ये आपका 30th जो डे होगा उसमें जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो इस तरह आपके इस सारे सिलेबस की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। और मुझे यकीन है कि इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपने पूरी इंग्लिश लिटरेचर की एक तरह से पूरी हिस्ट्री भी आपने जान ली है, जितने भी फेमस वर्क्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके अलावा आपको मज़ीद कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपने अच्छी तरह से चीज़ें पढ़ ली, ये पूरा प्लान अगर आपने कवर कर लिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स में अपना जो टेस्ट है इसको पास करेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जनरल नॉलेज का और जनरल एबिलिटी का, ये मेरी राय तो वैसे यही है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी एक किताब को पढ़ के आप इसको अपने अंदर डिवेलप कर लें, ये आपका ओवरऑल एक एप्टीट्यूड होता है। तो इसके लिए ये देखें, कैंडिडेट्स कैन इम्प्रूव देयर जनरल नॉलेज एंड एबिलिटी बाय डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ गेटिंग इन टच विद द लेटेस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो भी सियासी और समाजी मामलात चल रहे हैं उनके अंदर अगर आप दिलचस्पी लेते हैं तो ये जनरल नॉलेज और एबिलिटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर इम्प्रूव होती रहती है। और इन एडिशन यू कैन परचेज एनी बुक of MCQs on general ability, and reading it for only half an hour daily is enough to increase the basic knowledge of science, geography, mathematics, Islamic studies and computer science। तो ये जनरल एबिलिटी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स शामिल हैं इनसे रिलेटेड कुछ MCQs वगैरह ये कई पब्लिशर्स ने उनकी बुक्स बनाई हुई हैं। तो उनमें से कोई बुक लेके अगर आप अपनी मज़ीद तसल्ली करना चाहते हैं तो उस बुक को लेके आप रोज़ाना का कोई आधा घंटा 15-20 मिनट भी पढ़ लें तो ये काफ़ी होता है। तो इससे आपका जनरल नॉलेज रिफ़्रेश ज़रूर हो जाएगा। तो ये है जी आपका पूरा प्रिपरेशन प्लान जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो आप अपने इम्तिहान में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर कामयाब हो सकते हैं। और जहाँ तक रिकमेंडेड बुक्स का ताल्लुक़ है
ये पहले नंबर पर आप देखें डॉक्टर रघुकुल तिलक की एक बुक है, टाइटल है अ बैकग्राउंड टू इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ही फेमस बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय B.R. मलिक, यानी ये एक ऐसी किताब है जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाने वाली बुक है। इसमें डॉक्टर B.R. मलिक ने पूरी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को ब्रीफली बल्कि कॉम्प्रिहेंसिवली कहना चाहिए, इस बुक के अंदर उन्होंने कंपाइल कर दिया है। और तीसरे नंबर पे है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर टी सिंह, ये भी बड़ी अच्छी बुक है। तो ये जो पहले वाली 3 बुक्स हैं, इनमें से कोई सी 2 बुक्स अगर आपके पास हैं, अगर सिर्फ एक भी है तो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर इनमें से कम 2 आपके पास हो तो आप बड़ा अच्छा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। और ये जो चौथी बुक है, क्विंटेसेंस ऑफ लिटरेरी एसेज एंड वाइवा वॉसी बाय W.R. गुडमैन, ये एक ऐसी किताब है कि ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे जाके अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को और उसकी हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली बुक फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा। फ़िलहाल इस टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में मेरा ख्याल है ये ऊपर वाली जो 3 बुक्स हैं, ये अगर आप ले लें या कम से कम इनमें से 2 ले लें तो वो काफ़ी रहेंगी। ये वाली बुक अगर आप ज़्यादा शौक़ रखते हैं लिटरेचर का तो फिर आप इस बुक को भी परचेज़ कर सकते हैं। और अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डेविड डेचिस, अब ये डेविड डेचिस इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है, तो इनकी लिखी हुई ये बुक है, लेकिन ये काफ़ी ज़ख़ीम है। इसमें बहुत तफसील के साथ उन्होंने पूरी इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसको क्रिटिकली उसको एक तरह से एनालाइज़ किया है। तो ये बुक भी मेरे ख्याल में जो एडवांस्ड लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनके लिए है। तो अगर आपको शौक़ है बहुत डीप जाके चीज़ों को पढ़ने का तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं। तो बहरहाल ये पहले वाली जो 5 हैं, इनमें से जो ऊपर वाली 3 बुक्स हैं, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो इन्हीं से हेल्प लेते हैं। और बाकी उनकी जो सिलेबस की बुक्स होती हैं, MA इंग्लिश में जो उन्होंने पढ़ी होंगी या BS इंग्लिश में, वो तो साफ ज़ाहिर है उनको भी पढ़ना है, वो भी आपके इस प्रिपरेशन के पूरे प्रोसेस का हिस्सा होंगी। लेकिन ये वाली जो 3 बुक्स हैं, इनमें से कोई सी 2 आप परचेज़ कर लें तो मेरा ख्याल है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। और अगर आप उर्दू में पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो ये इंग्लिश लिटरेचर की तारीख़ को उर्दू में भी लिखा गया है। ये डॉक्टर जमील जालबी की एक किताब है, अरस्तू से एलियट तक। इसमें इन्होंने उर्दू को मीडियम के तौर पे इस्तेमाल किया और पूरी अरस्तू से लेकर एलियट तक की जो इंग्लिश लिटरेचर की तारीख़ है उसको बयान किया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और एक डॉक्टर मोहम्मद एहसन फ़ारूकी की किताब है, तारीख़ अदब अंग्रेज़ी, ये भी बहुत मशहूर किताब है। तो इसमें भी उन्होंने उर्दू में पूरे अंग्रेज़ी अदब की तारीख़ को बयान किया है। तो इनमें से दोनों अगर आप ले लें या इनमें से कम एक भी अगर आप ले लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये ऊपर वाली जो 7 बुक्स हैं ये लिटरेचर से रिलेटेड है, लिटरेचर की हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इनमें से आप उर्दू वाली जो बुक्स हैं उनमें से एक ले लें, और जो ऊपर वाली 3 हैं उनमें से कोई 2 ले लें। ये सेकंड नंबर पे जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, B.R. मलिक की बुक, ये ले लें, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और ये टी सिंह वाली जो बुक है ये भी बहुत अच्छी है, इसको आप ले लें। तो ये मतलब 3 बुक्स आप टोटल इन 7 में से ले लें तो आपका बेहतरीन गुजारा हो जाएगा, बेहतरीन तैयारी आप कर सकेंगे। और इसके बाद एनी कलेक्शन ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच अवेलेबल इन मार्केट। तो ये लिटरेरी टर्म्स के लिए कुछ बुक्स अलहदा भी मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने बनाई हैं, तो आप उसको लेके, वैसे आजकल इंटरनेट का दौर है, मोबाइल ऐप्स का दौर है, तो आप ये लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह ये अपने मोबाइल फ़ोन पे भी इनको तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव हेल्पिंग बुक्स फॉर PPSC एग्ज़ाम्स बाय डोगर्स, इल्मी एंड कारवां पब्लिशर्स, ये हो सकता है कोई और भी पब्लिशर्स हो, कोई नए आगे हो, तो उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव MCQs की जो एक कलेक्शन इकट्ठी की होती है बुक्स की सूरत में, तो उनमें से कोई एक बुक लेके आप ये तैयारी करने के बाद आखिर में चंद दिन जब आपके रह जाएंगे तो उनमें से आप जो MCQs वगैरह हैं उनको देख के भी अपना नॉलेज जो है उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो ये एक बुक आप ये MCQs की ले लें,
और लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह ये आप मोबाइल फ़ोन पे भी तैयार कर सकते हैं। और बाकी जो ऊपर वाली 7 बुक्स हैं उनमें से कोई सी 3 बुक्स कम से कम आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो मैं इसमें से रिकमेंड आपको करूँगा बुक नंबर 2, बुक नंबर 3 और ये जो बुक नंबर 7 है तारीख़ अदब अंग्रेज़ी डॉक्टर मोहम्मद एहसन फ़ारूकी की, ये बड़ी अच्छी किताब है। तो इन 3 बुक्स से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद अफोर्ड कर सकते हैं, आपको शौक़ है ज़्यादा पढ़ने का, ज़्यादा डीप जाके पढ़ने का, एक्सटेंसिव स्टडी आप करना चाहते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप बाकी जो बुक्स हैं इनको भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी इस टेस्ट के लिए 9 रिकमेंडेड बुक्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रिपरेशन प्लान को देखने के बाद आपके सामने चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी हैं। अब आपके लिए एक रोड मैप का तयन करना काफ़ी आसान हो चुका है। ये जो मैंने आपको रिकमेंडेड बुक्स बताई हैं, इनकी मदद से आप इन तमाम कंटेंट्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। आप इनके अलावा इंटरनेट से प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको इस प्रिपरेशन प्लान की PDF फाइल चाहिए हो तो वो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसके जवाब में ये वाली फ़ाइल सेंड कर दूंगा। तो अगले 3 लेक्चर्स में हम 3 क्वेश्चंस पेपर लेकर उनको अटैम्प्ट करेंगे और इस दौरान काफ़ी सारा नॉलेज भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा। बहुत सी चीज़ें हम उस दौरान डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस्म के होते हैं और उनको अटैम्प्ट करने के लिए किस किस्म की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।